देखो, तो पहले वाले में रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं है, इसीलिए पहला ग्राफ क्या है, गलत है। दूसरा, ये जो चित्र देख पा रहे हो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है। हम जानते हैं वैद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। ये टर्मिनेटिंग लाइंस होती है, ये कभी वृत्त नहीं बनाती, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो जाना चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होना चाहिए। तो ये बी वाला जो चित्र है, इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो पहला तो सही लिखा है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जैसे दूसरे वाले को देखोगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में डायरेक्शन दे दिया है, जो कि क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बी चित्र भी क्या है, गलत है, ये सही वैद्युत बल रेखा को व्यक्त नहीं करता। जो सी चित्र बना हुआ है, दोनों धन आवेश है। जब दो धन आवेश एक दूसरे के समीप होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करते हैं, और आप जानते हो कि जो रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो ये लंबवत जब खींचोगे तो ये बेंड हो जाएंगे, कैसे, पृष्ठ के लंबवत। तो एक रेखा इधर को जाएगी तो दूसरी इधर को जाएगी, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये चित्र सही बना हुआ है। इसलिए ये ग्राफ वैद्युत बल रेखा को सही रूप से व्यक्त करता है। तीसरा डी, चौथा डी वाला जो पार्ट देख रहे हो, क्या ये सत्य है? डी पार्ट चौथा सत्य है क्या? ये चौथा पार्ट असत्य है। क्यों? इसमें देखो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, जबकि वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करती प्रतिच्छेद? अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके एक उभयनिष्ठ बिंदु पर वैद्युत बल की दो दो दिशाएं मिलेंगी, और एक बल की एक साथ दो दिशा नहीं हो सकती, एक ही दिशा हो सकती है। इसलिए ये गलत है। और ये जो आपका लास्ट दिख रहा है ई में देखो लूप बनाया, यहाँ सर्किल बना हुआ ना, क्या कभी वैद्युत बल रेखा सर्किल बनाती है, लूप बनाती है? नहीं। वैद्युत बल रेखा ना सर्किल बनाती है ना ही लूप बनाएंगी। ये हमेशा टर्मिनेटिंग लाइंस होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव को एंड होने वाली होती है। यहाँ सर्किल बना हुआ है, इसलिए यह भी वैद्युत बल रेखाओं को सही से व्यक्त नहीं करता। हाँ, बट लूप नहीं बनना चाहिए ना भाई, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो जानी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि पॉजिटिव से जाके ऐसे नेगेटिव को सर्किल बना ले, सर्किल नहीं बनना चाहिए। तो ये जो ई वाला पोर्शन है ये भी गलत है। ये पांचों चित्र तैयार रखना, 2018 में मेडिकल परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक ऐसे ही बना हुआ था चित्र। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, दैट्स ऑल। हाँ बोलो। नहीं, दिशा नेगेटिव की तरफ होने से मतलब समझ नहीं पा रहे हो यार। दिशा है, लेकिन दिशा के साथ दूसरी शर्त भी तो है कि ये लूप नहीं बनाने चाहिए। तो दिशा ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव की है, पर वो सर्किल बना रही है ना, सर्किल नहीं बनना चाहिए। लूप कौन बनाता है? लूप बनाती है चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है नॉर्थ से साउथ, तो ये रेखा है नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ को जाती है, फिर ऐसे वापस आके लूप बना लेती है। तो लूप जो बनता है वो मैग्नेटिक लाइंस में बनता है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस में नहीं बनता है। इसलिए ये चित्र भी वैद्युत बल रेखा को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है। तो ये हो गई बातें ख़त्म। अब जो एक प्रश्न है तेल की बूंदों का, बैलेंसिंग ऑफ मास। ये बैलेंसिंग ऑफ मास आपको मैंने पढ़ाया है, इसका वीडियो भी चैनल पे आप देख सकते हो। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन नंबर 25 है, ये मैं करवा देता हूँ आपको। जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है और ये नियत है, बट इसकी वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल की बूंद स्थिर रखी जाती है। यानी इसमें कोई तेल की बूंद है, ऑयल ड्रॉप है, और ये ऑयल ड्रॉप पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो निश्चित है इस पर कौन सी प्रकृति का आवेश होगा, ऋण प्रकृति का आवेश होगा ना।
जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ हमेशा ऋणात्मक प्रवृत्ति वाला ही आवेश पाया जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनात्मक प्रवृत्ति का आवेश पाया जाएगा। तो यहाँ पर आधिक्य की बात किया है, इसका मतलब ऋण प्रवृत्ति वाला हुआ। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है भाई? प्रश्न के अनुसार 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। तेल का घनत्व दिया हुआ है, जो ये आयल है इसकी डेंसिटी है घनत्व रो बराबर 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। जबकि जी की वैल्यू दिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतने आंकड़े आपके पास हैं। आपसे पूछा है कि तेल के बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। किसका आकलन करना है? तेल की बूंद की त्रिज्या। ये जो ऑयल ड्रॉप है इसकी रेडियस क्या है? तो हम मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, और ये रेडियस हमें फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर रखा जाएगा तो उस द्रव्यमान को यह वैद्युत क्षेत्र संतुलित कर सकता है। लेकिन कब? शर्त ये है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट mg, भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे लगेगा। जितना भार यानी बल ऊर्ध्वाधर नीचे लग रहा है उतना ही वैद्युत बल ऊपर की ओर लगना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो कोई भी कण इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर संतुलन में आ जाएगा। बात स्पष्ट है? तो तेल की बूंद अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थिर बनी है तो उसका कारण क्या है? कि तेल की बूंद का जो भार है, जितना बल लग रहा है वो भार का बल इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए वैद्युत बल के बराबर है। इसीलिए ये बैलेंसिंग में होगा। जो वैद्युत बल होता है उसे QE लिखते हैं, और जो भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल उसे mg लिखते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों को भार का मतलब भी नहीं पता होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो भार नहीं समझते? भार क्या चीज़ है? व्हाट इज़ वेट? भार क्या है? भार हर जगह अलग अलग होता है। ये मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा भार क्या है। हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान। देखो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं आरक्षण लेकर के, तो इस क्षेत्र में भी आगे होना चाहिए। रिजर्वेशन मिला हुआ है तो पढ़ाई में भी रिजर्वेशन चाहिए। चलो बताओ भाई, आप बताओ भार से क्या समझते हो आप? बताओगे? किसी को नहीं पता? आयुष बताओ, भार क्या है? वाह, न्यूटन के दादा, न्यूटन के दादा। अरे इतना पढ़ाने के बाद अच्छा इधर से देख लेते हैं। आप बताओ भार क्या है भाई? भार क्या चीज़ है? नहीं मालूम? ये तो सरोजनी नायडू के खानदान से लग रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु पर, मतलब गुरुत्व बल जितना होता है किसी वस्तु पर, उसका भार क्या होता है? बहुत दिमाग लगाया लेकिन सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पाया। देखो भार जो होता है ना, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। भार और द्रव्यमान क्या है, दो चीज़ें आप समझ लो। द्रव्यमान क्या चीज़ होता है, भार क्या होता है? द्रव्यमान होता है किसी भी पिंड के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा। जैसे अगर हमने 1 लीटर जल लिया तो इस 1 लीटर जल के अंदर जल के छोटे छोटे अणु होते हैं। उन अणुओं की मात्रा कितनी है, उस मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। लेकिन कोई भी पदार्थ जो पृथ्वी पर है उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो पृथ्वी किसी द्रव्यमान पर जितना बल लगाती है, आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं।
भार क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ के अंदर निहित द्रव्य की मात्रा, किसी पदार्थ के अंदर द्रव्य की कितनी मात्रा है ये उसका द्रव्यमान होता है। और उस पदार्थ को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर कितने बल से आकर्षित कर रही है, यह वस्तु का भार होता है। तो ये जो भार है इस तेल की बूंद का, ये वास्तव में एक बल है कि नहीं? और ये कौन लगा रहा है बल? पृथ्वी लगा रही है। तो तेल की बूंद नीचे की ओर गिरेगी ना। लेकिन इस भार को अगर संतुलन करना है तो जितना बल पृथ्वी नीचे लगा रही है उतना ही वैद्युत बल ऊपर की ओर लगा दे। तो अगर ऊपर की ओर लगने वाला बल और ये भार दोनों बराबर हो जाएंगे तो वस्तु तेल की बूंद ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे आएगी, बैलेंस हो जाएगी। यही कंडीशन है। तो बैलेंसिंग का कंडीशन ये है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। भार में द्रव्यमान में अंतर नहीं समझ पा रहे हो, 12th में आ गए। ये बड़े अफसोस की बात है, मेरे लिए नहीं आपके लिए। मुझे तो पता ही है और मैं बता ही रहा हूँ, आप याद नहीं करते। तो बैलेंसिंग की ये शर्त है। अब इसमें से रेडियस पूछा गया। रेडियस कैसे मिलेगा ध्यान देना। हम जानते हैं कि इस तेल की बूंद को अगर देखें तो ये स्फेरिकल होगी। तेल की बूंद कैसी है? स्फेरिकल, गोलीय है। और गोले का द्रव्यमान क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। आयतन है B बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व तो पता है, आयतन पता है। इन दोनों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे? हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम व्हाट? v, और डेंसिटी इज रो। तो m बराबर क्या होता है? रो इंटू v। q को हटा के क्या लिख सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था कि q बराबर क्या होता है? ne। तो q की जगह लिखेंगे ne, और m को हटा के क्या लिखेंगे? v रो g। अब इस v को भी हटाएंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है? रेडियस। तो इसी वॉल्यूम की जगह हम 4/3 पाई आर क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो जगह एन ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। यही तो मिला। हमें क्या निकालना है जी? रेडियस। बिल्कुल जैसे होता नहीं है कि लक्ष्य पर वो मछली की आंख पर निशाना लगाना। जो आपको प्रश्न में फाइंड करना है उसको हमेशा ध्यान में रखो, उसी के अनुसार बदलाव करने चाहिए समीकरण में। तो हमें निकालना क्या है? रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए देखो, जितनी भी ये राशियाँ अतिरिक्त रेडियस के अलावा इस पक्ष में है इन सबको पक्षांतर कर देंगे। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ई और इंटू 3 बाई 4 पाई और रोजी। ठीक है। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? घन मूल। जब घन मूल ज्ञात करेंगे तो ये घन हट जाएगा, आर आएगा, और ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 3ne बाई 4 पाई रोजी। यह हो गया सूत्र। किसी भी तेल की बूंद का आपको रेडियस ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र में मान रख करके रेडियस निकाल सकते हो। अब आपके पास आंकड़े भी हैं, रखिए मान। क्यूबिक रूट ऑफ 3 टाइम्स यन की वैल्यू कितनी है? 12। ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19, और ई की वैल्यू कितनी? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड 2.5 इंटू 10 पावर 4, एंड होल इज डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो इस 4 पाई को, पाई का मान 3.14 यूज़ करेंगे, गुणे रो डेंसिटी कितनी है? 1.26। लेकिन फिर से मुसीबत है। क्या मुसीबत है? आपको कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भौतिक राशियों के बीच जो संबंध होता है वह किसी एक पद्धति में होता है, दो पद्धतियों का मिश्रण नहीं होता है। यहाँ जी का मान हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नज़र आ रहा है,
तो मीटर MKS सिस्टम में है ना, और इधर देखो घनत्व तो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दे दिया, तो फिर तो ये CGS में चला गया। तो क्या हम ये मान इसमें रख सकते हैं? नहीं, हमें बदलना पड़ेगा। इस CGS को भी क्या बनाना होगा? MKS बनाना होगा। डुमरियागंज में ट्रेन कब से चलने लगी हो? इसमें हम इसे CGS से MKS में बदलेंगे। यहाँ बदलते हैं स्पष्ट जगह पर। रो और जी की वैल्यू तो पता है 9.81, तो रो की वैल्यू है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे 1.26, ये जो ग्राम है इसे किस में बदलो? किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, अर्थात 10 पावर नेगेटिव 3 बटे सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात ऋण 2 मीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? जब क्यूब करेंगे तो 3 घात क्या गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 10 की घात ऋण 6। अब ये बदल गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये हो गया 1.26 इंटू 10 पावर वाट, नेगेटिव 6 का पॉजिटिव होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.26 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो एक ही रंग रूप वाले मान प्राप्त हो गए, एक पद्धति में हो गया। अब ये मान हम पुट कर सकते हैं, तो हमें आर्क की वैल्यू मिल जाएगी क्यूबिक रूट ऑफ 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर नेगेटिव 19 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर 4 एंड होल इज डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू रो की वैल्यू अब लिखेंगे 1.26 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.81 और मात्रक क्या आएगा? मीटर। क्या ये गणना इसके आगे आप कर सकते हो? कर सकते हैं ना गुणा भाग, लेकिन हम घातों को बैलेंस कर देते हैं। पहले तो कुछ काट पीट दें। 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 9 9 कहीं है? नहीं रहने देते हैं, 9 है। गुणे 1.4 गुणे 2.5 और बटे में 3.14 इंटू 1.26 इंटू 9.8 और गुणे 10 की घात बैलेंस करो। ऋण 19 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पावर कितना है? ऋण 19 है और ये 4 पॉजिटिव में है, तो पहले तो 19 से 4 कम हो गया, ऋण 15 आया। अब फिर बटे वाला जो धन 3 है ये अंश में जाके ऋण 3 होगा, तो ऋण 15 और ऋण 3 मिलके बन जाएगा ऋण 18। तो यहाँ आएगा ऋण 18 मीटर। अब 18 का घनमूल हो जाएगा 6। ये जो 3 लिखा है ना, इसका मतलब 1/3, तो 1/3 18 का करोगे तो क्या आएगा? 6। तो 10 की घात 18 का घनमूल तो प्राप्त हो गया। बाकी इसके अंदर की जो राशि है उससे आप लोग भीषण युद्ध करिएगा टोटल सॉल्व करने के बाद। 110%, 110% इसका मतलब गलत है। कितना आ रहा है? 9.81, यही आ रहा है कंप्लीट। और गुणे 10 की घात 18 का घनमूल 6 हो गया, इतना मीटर। अब ये 9.81 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा भाई? देखो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, घनमूल बताए थे टोटल। शाबाश, तुमको मिलते हैं 4 टॉफी इनाम में, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें न्यूमेरिकल में जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाओ, मैं कल से ही आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल इसलिए नहीं दिया जाता जिससे कि आप गुणा भाग करने में अपना दिमाग ख़राब करो। न्यूमेरिकल इसलिए दिया जाता है कि जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उसमें कैसे आप डिलीवर करोगे फॉर्मूलों को, वो समझना होता है। तो मेन ये था यहाँ तक कि रेडियस को निकालेंगे कैसे, मेन ये है। वो जो लिखा हुआ है वो तो कोई भी कर सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ये वैल्यू लाएंगे, फिर मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट कर लीजिए।